हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास लेसन नंबर 11 लास्ट चैप्टर है अपना ये। इसका आज अपना टॉपिक द स्टोरी ऑफ ताइवान। लास्ट चैप्टर पाथ टू मॉडर्नाइजेशन हम पढ़ चुके हैं कि अपने इस लेसन में हम एशिया के दो कंट्री जो एशिया कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट में है, चाइना और जापान के बारे में। तो इसका आज लास्ट टॉपिक अपने जो आज हैं वो कौन कौन से हैं? द स्टोरी ऑफ ताइवान एंड टू रोड्स टू मॉडर्नाइजेशन, कि ताइवान का कहानी या हिस्ट्री क्या है और दोनों देशों ने यानी जापान और चाइना ने मॉडर्नाइजेशन के यानी आधुनिकता के जो रास्ते अपनाए थे वो कौन कौन से थे। ये आज का अपना टॉपिक है। फर्स्ट, द स्टोरी ऑफ ताइवान। हमने क्या देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सीसीपी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के अंदर एनपीपी के ऊपर हावी रही है। यानी एक तरह से सीसीपी ने चाइना के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है और नेशनल पीपल्स पार्टी को डिफीट कर दिया है। यहाँ जब चांग कोई शेक को लगा कि तेरी दाल अब चाइना के अंदर गलने वाली नहीं है, तो चांग कोई शेक 1949 को चाइना से क्या किया कि 30 करोड़ डॉलर की प्राइसलेस आर्ट ट्रेजर लेकर के ताइवान भाग गया। ताइवान जो चाइना के ईस्ट में एक आइलैंड है और वहाँ जाकर के उसने क्या किया, चाइनीज रिपब्लिक बनाई, या ये कह सकते हैं कि चाइनीज रिपब्लिक की स्थापना की। और यहाँ पर जो ये ताइवान था, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1894 में जब चाइना जापान से डिफीट हुआ था, तो ये एक लंबे टाइम तक चाइना और ताइवान दोनों ही जापान की कॉलोनी थे। बट 1949 में ये दोनों जापान के कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। कायरो और पोट्सडम जो सम्मेलन था उसके अकॉर्डिंग ये डिक्लेयर किया गया कि अब यहाँ पर चाइनीज़ जो है, चाइनीज़ के अंडर में क्या ताइवान रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जाते ही चांग कोई शेक ने क्या किया, ब्रूटली किल्स। यहाँ जितनी भी और पार्टीज थी या उनके फॉलोअर्स थे, उनको बुरी तरह से जो है ना मारा। और वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों की एक तरह से पॉलिटिकल जो लिबर्टी थी लोगों की, वो चांग कोई शेक ने छीन ली। और वहाँ के लोगों पर जो ना डिफरेंट टाइप के जो ना प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि कोई भी अपने विचार, आइडियाज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इसके चलते चलते ताइवान को बहुत अच्छे से अपने कंट्रोल में लिया और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वहाँ पर गवर्नमेंट जो है चांग कोई शेक चलाने लग गया। लोगों को बुरी तरह से जो है सुप्रेस किया, दमनकारी नीति एक तरह से अपनाई। बट चांग कोई शेक ने जो सबसे अच्छा काम किया वो क्या था? लैंड रिफॉर्म किया। और यहाँ पर 1973 में हम एशिया कॉन्टिनेंट में ताइवान को कंपेयर करें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, तो जापान को छोड़ दे तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन आया था वो कहाँ से आया था? ताइवान से। क्योंकि यहाँ पर चांग कोई शेक की लैंड रिफॉर्म्स की जो पॉलिसी थी वो बहुत ही अच्छी थी। इसके साथ साथ
ताइवान और आगे बढ़ा। चांग कोई शेक ने जो ना ट्रेड पर जो ना अपना फोकस रखा। यहाँ पर जो ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होने लग गया था। ताइवान कब वहाँ डेमोक्रेसी जो है ना आनी शुरू हुई, हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की एक संभावना कब बनी, जब यहाँ पर 1975 में चांग कोई शेक की डेथ हो गई। तो वहाँ पर जितने भी मिलिट्री रूल रेगुलेशन थे वो हटा लिए गए और वहाँ पर जो ना ये ताइवान हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। और वहाँ पर जो है एम्बेसीज यानी डिफरेंट कंट्री के जो राजदूत थे, एम्बेसडर थे, वो भी वहाँ सेटल होने लग गए। चाइना आज भी ताइवान जो है क्या है, सेमी ऑटोनोमस की एक तरह से चाइना का आधा रूल वहाँ पर आज भी ताइवान का ही चलता है। दोनों कंट्री के बीच में अब रिलेशन सुधर गए हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि जब तक ताइवान अपनी फुल्ली इंडिपेंडेंट के लिए वहाँ पर डिमांड नहीं करता तो हो सकता है उसके चाइना के साथ रिलेशन अच्छे बने रहें, नहीं तो ताइवान को चाइना कभी भी निगल सकता है, जैसे तिब्बत के साथ हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक, टू रोड्स टू मॉडर्नाइजेशन। हम यहाँ पढ़ेंगे कि एशिया कॉन्टिनेंट के जो ये दो कंट्री हैं, इन्होंने यहाँ पर जो मॉडर्नाइजेशन आया है बाकी कंट्री से किस तरह डेवलप हो गए, हम इनके आधुनिकता के दो रास्ते जो हैं वो पढ़ेंगे। दोनों नेबर कंट्री हैं, नेबर कंट्री तो हम नहीं कह सकते, काफ़ी डिस्टेंस पर हैं, लेकिन दोनों एशियन कंट्री ने कौन कौन से वो रास्ते ढूंढे कि ये बाकी एशियन कंट्री से आगे निकल गए। सबसे पहले हम जापान की बात करते हैं। जापान, यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि जापान एक छोटा सा कंट्री जिसमें हम पहले ही बता चुके हैं ऑलमोस्ट 20,000 आइलैंड कंट्री है, जिसके मेन 4 ही आइलैंड हैं, शिकाकू, क्यूशू, होन्शू, होक्काइडो। इसकी जो कैपिटल है वो इसकी होन्शू में है। तो ये इतना आगे क्यों बढ़ा, इसके लिए आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जापान के जो रूलर थे उन्होंने अपने कंट्री की जो ट्रेडिशन थी, जो प्रैक्टिस थी, जो कस्टम्स थे, ऑलमोस्ट उनको दबाया है, डेमोक्रेसी का गला घोटा है, डेमोक्रेसी को उन्होंने उठने नहीं दिया। यानी ये कंट्री हमेशा ही वेस्टर्न कंट्री के कनेक्शन में रहा है। इसलिए यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, हिस्टोरियन है, उन्होंने तो यहाँ तक बोला था कि जापान को अपने आप को एशिया कॉन्टिनेंट से निकाल लेना चाहिए। यानी ये यहाँ पर जो एजुकेशन थी, यहाँ की जो कल्चर अडॉप्ट हो रही थी, वो जो है को क्या है, वो कौन सी बनती जा रही है, वो वेस्टर्न कल्चर बनती जा रही है। इसके साथ साथ वेस्टर्न जो कंट्री थे वो इंपेरियलिज्म में विश्वास रखते थे। तो हमें पता है कि जापान ने भी उन्हीं के जो न स्टेप पर चलते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्ट में अपना किस तरह एम्पायर जो है ना वो फैलाया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का साथ देते हुए किस तरह ये आगे बढ़ा था। तो हम कह सकते हैं कि जापान जो है वो आगे किस तरह बढ़ा, अपनी पुरानी जो कस्टम हैं, जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, प्रैक्टिस हैं, ट्रेडिशन है, उसने उनको नहीं उभरने दिया। एक नई तरीके की सोच उनके साथ ऐड की और अपने आप को ज़्यादातर कनेक्शन किसके साथ मिलाया है, वेस्टर्न कंट्री के साथ। वो ही आइडियोलॉजी इनकी जोन हो गई। यहाँ पर भी इस तरह एग्रेसिव यहाँ पर नेशनलिज्म कब आया, जब ये यूरोप के साथ कनेक्ट हो गए, और यूरोप के साथ कनेक्ट होने से यहाँ पर डेमोक्रेसी का एक तरह से गला घोट दिया गया, और यहाँ पर डेमोक्रेसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले कभी भी दिखाई नहीं दी। यहाँ पर डिक्टेटरशिप बनी रही, डिक्टेटरशिप ऐसी बनी रही कि यहाँ की जो क्लासेस थी, कॉलेज से रिलेट, स्कूल से रिलेट, उनमें भी जो है ना, उन करिकुलम में भी क्या
चीज़ें ऐड कर दी गई कि आपने एक स्टूडेंट को किस तरह अपने फादर पेरेंट्स के साथ की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, इसी तरह आपने डिक्टेटर के साथ अपनी लॉयल्टी और कंट्री के साथ आपकी एलिजेंसी क्या रहेगी, ये ही चीज़ वहाँ पर जो है ना पढ़ाई जाती थी। तो इस तरह जापान जो है वेस्टर्न कंट्री के साथ उसने अपने आप को साथ चला करके अपने आप को डेवलप या मॉडर्न किया है। अब हम एशिया के एक बहुत बड़े कंट्री चाइना की ओर चलते हैं, जो इंडिया के नॉर्थ में है, ऑलमोस्ट इंडिया से 3 टाइम बड़ा है। यहाँ पर ये कंट्री एक ऐसा कंट्री रहा है जो ओपियम वार के बाद यूरोपियन कंट्री ने इसको एक तरह से बांट लिया था। जब ये इंग्लैंड के साथ ओपियम वार हुए और उनको कंपनसेशन के तौर पर बहुत पैसा देना पड़ा, तो यूरोपियन कंट्रीज़ का ये एक तरह से कर्जवान बन गया था। तो वो पैसा जब इन्होंने यूरोपियन कंट्री से लेकर के इंग्लैंड को कंपनसेशन के तौर पर दिया, तो वो पैसा वापस उन कंट्रीज़ को नहीं दे पाए और यूरोपियन कंट्री ने जापान को एक खरबूजे की तरह काट लिया। यानी कहीं एम्पायर बेल्जियम का है, कहीं जो है ना हॉलैंड का है, कहीं पर जो इंग्लैंड का है, कहीं फ्रांस का है, कहीं जर्मनी का है, कहीं इटली का है। लेकिन ये कंट्री 1949 में ये जो फॉरेन कंट्री को बाहर निकालने में जो है ना यहाँ ये लोग सफल रहे। और इसमें सबसे ज़्यादा तूती किसकी बोलती है, यहाँ की एक पार्टी CCP चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने जो ना इसका श्रेय लिया है, क्योंकि वो लोग पहले से ही यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ और फॉरेन कंट्री को बाहर निकालने के लिए हमेशा लोगों के सामने आए थे। और इसके साथ साथ यहाँ पर चाइना ने क्या अडोप्ट किया है, चाइना ने अपनी पुरानी कल्चर को नहीं छोड़ा है। तो चाइना ने अपनी जो पुराने ट्रेडिशन है, पुराने कस्टम है, पुराने प्रैक्टिस हैं, उन्हीं को आगे लेकर के चाइना जो होना बढ़ा है। इसलिए चाइना ने 20वीं सेंचुरी में भी 600 BC के कन्फ्यूशियस आइडियोलॉजी को लेकर के आए हैं, ताकि लोग अपनी पुरानी कल्चर को समझें। इसके साथ साथ चाइना ने बाद में अपने इनके साथ नई चीज़ भी ऐड की। वो क्या है कि एजुकेशन सिस्टम को जो इन्होंने सुधारा है, और एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने जो ना साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को ला करके अपनी एजुकेशन सिस्टम को सुधारते हुए और पुरानी कल्चर को साथ लेकर ये चाइना जो है ना आगे बढ़ा है। तो और इस तरह आज हम कंपेयर करें चाइना के भारत के साथ, तो चाइना बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, नो डाउट। चाहे वो वहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट है, बट वहाँ के डिसीजन और पॉलिसी मुझे लगता है कि वो बहुत बेस्ट रही होंगी, क्योंकि आज तक चाइना की CCP जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी 1947 में, उसके बाद वहाँ पर उनको जो है ना उनके सामने कोई रिवोल्ट नहीं हुआ है। तो आज के अपने ये 2 टॉपिक, इनका अपने लेसन का और अपनी बुक का जो सिलेबस है वो एंड हुआ। हम लाइव क्लास में इसी टॉपिक से, इसी लेसन से आपके कुछ मेन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।